Good morning, everyone. Welcome to तैयारी सिंप्लीफाइड डेली आंसर राइटिंग सेशन। आज 13 अगस्त है। हम 12 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी इन इंडिया। डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एनजीओ इन इंडिया। तो एक्चुअली ये आर्टिकल ये है, ठीक है। एफसीआरए का इशू चल रहा है बहुत। तो एफसीआरए जो है वो एक पर्टिकुलर पार्ट है एनजीओ का, एनजीओ के रेगुलेशन का, जो फॉरेन फंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है उससे, उसका एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। गवर्नमेंट चाहती है कि एफसीआरए जो फॉरेन फंडिंग आती है वो उसका रेगुलेशन थोड़ा टाइट हो। उसके लिए गवर्नमेंट बार बार इसमें अमेंडमेंट करती रहती है एफसीआरए में। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आर्टिकल जो है एफसीआरए के ऊपर है। बट द थिंग इज दैट हम अभी बहुत स्टार्टिंग में डे 3 आंसर राइटिंग है। तो हम सिर्फ एनजीओ जो कि यूपीएससी का जो सिलेबस है जीएस 2 का, उसमें सीधा सीधा एनजीओ मेंशन है। तो हम उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमारा टॉपिक भी आपको क्लैरिटी आएगी कैसे लिखना है ना। तो उसको कवर करने वाले हम। एक बार मैं आपको एफसीआरए का इशू एक बार ब्रीफ कर देता हूं, जो चल रहा है अभी करंट में क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट बिल लेके आई है। तो गवर्नमेंट बिल लेके आई है, उसका प्रोविजन ये है कि सपोज करिए एफसी एनजीओ को फॉरेन फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, तो इनके पास अल्टीमेटली पैसा आ गया। इस पैसे से इन्होंने एसेट क्रिएट करा। एसेट फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। पर द थिंग इज दैट एनजीओ को अपना लाइसेंस रिन्यू कराना होता है। ठीक है, तो अगर ये लाइसेंस रिन्यू कराने गई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, सपोज करिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, या गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आपका अवैध लाइसेंस है, हम आपको इशू नहीं करेंगे, या कैंसिल हो गया XYZ। कहने का मतलब ये है इनको लाइसेंस दोबारा रिन्यू नहीं हुआ। तो जो ये एसेट क्रिएट हुआ है इसका क्या होगा, व्हाट विल गोइंग टू हैपन टू दिस एसेट्स, है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये वेस्टेड अथॉरिटी के पास चला जाएगा। तो ये है कोर इशू, इसी पे बात चल रही है। अब आपको इशू समझ आ गया, बट हम क्वेश्चन जो है एनजीओ एज अ होल देखने वाले हैं, ताकि आप कभी भी आपको एनजीओ का क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं। यू हैव 2 मिनट्स, ब्रेनस्टॉर्म करिए। आप यहाँ वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनजीओ से क्वेश्चन है। आपके दिमाग में सबसे पहले, आपका दोबारा मैं कह रहा हूं, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको अपने 2 पेज में पता होना चाहिए कि आपका स्पेस कैसे बटने वाला है। सपोज करिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा आपने,
उसके बाद यहाँ पे बॉडी आएगा, एंड देन यहाँ कंक्लूजन आएगा। तो बॉडी का पार्ट जो है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कितने पार्ट बनेंगे, B1 B2 B3। ये आपको फिगर आउट करना है क्वेश्चन पढ़ते ही। फॉर एग्जाम्पल, एनजीओ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी। तो मुझे एक बॉडी का पार्ट ये दिखा B1, जिसे मैं कहूंगा ये मुझे एड्रेस करना है। डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फेस बाय एनजीओ, B2 दिख गया मेरे को, बॉडी का पार्ट 2 दिख गया। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे इस पार्ट को एड्रेस करा, फिर आप यहाँ पे B2 में इसको एड्रेस करेंगे, देन यू आर गोइंग टू सी दैट आप आंसर अपना चैलेंजेस पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला था आपको वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ता है, तो B3 वे फॉरवर्ड हो जाएगा, चाहे 2 पॉइंट ही लिखिए बट आपको वे फॉरवर्ड लिखना है। एंड देन कंक्लूजन, अगर जगह बचती है तो आप प्रॉपर कंक्लूजन लिखिए, अदरवाइज एक लाइन में भी कंक्लूजन लिख के खत्म कर सकते हैं। तो वी आर सॉर्ट विद द स्ट्रक्चरिंग पार्ट। अब इसका मॉडल आंसर एक बार देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, ये कोई भी लिख सकता है, कोई बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं देना, बस आपको प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो हम अच्छे इंट्रोडक्शन देखेंगे। जस्ट बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है, एनजीओ एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सिटीजन एंड स्टेट, इंप्रूविंग वेलफेयर डिलीवरी, पार्टिसिपेशन एंड ग्रास रूट रिप्रेजेंटेशन। अभी आप बिगनर हैं, आप नॉर्मल से नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी इन इंडिया, सिंपल हेडिंग उतार दी, बॉडी 1 B1 पार्ट। अब यहाँ पे है ना बहुत सारा आपको कंटेंट दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम 5 पॉइंट लिखने हैं। तो मैं आपको क्या देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कंटेंट भी देना चाह रहा हूँ, ताकि आप अगली बार जब क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कंटेंट, है ना। तो एड्रेस स्टेट कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, अभी कीवर्ड है हमने शुरू में ही लिखा है। फिल लास्ट माइल डिलीवरी गैप वेयर गवर्नमेंट मशीनरी हैज लिमिटेड रीच, गूंज डिजास्टर रिलीफ इन फ्लड अफेक्टेड रीजन। हमने कीवर्ड लिखा, फिर लास्ट माइल डिलीवरी लिख के भी अगर आप सीधा एग्जांपल दे देते तो भी काम चल जाता। प्रमोट पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, मोबिलाइज कम्युनिटीज एंड स्ट्रेंथन जन भागीदारी। ठीक है, MKSS जन सुनवाई मूवमेंट लेड टू द RTI। ठीक है, रीच मार्जिनलाइज ग्रुप, डिलीवर्स डिलीवर सर्विसेज टू वुमेन, ट्राइबल, माइग्रेंट्स, एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। फिर सेवा का एग्जांपल है, देन फॉस्टर इनोवेशन, ऐसी करके काफी सारे पॉइंट्स है। तो सिंपल सा है, आपने स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी इन इंडिया का पॉइंट रखा है, उसके एग्जांपल दिए। एनजीओ का क्वेश्चन है तो आपको लाजमी है कि आपको बहुत सारे एग्जांपल देने हैं, क्योंकि हर बंदे के पास, हर जो भी इस एग्जाम में मींस लिखने बैठा होगा उसके पास नहीं भी तो 15 से 20 एग्जांपल होंगे। तो इट्स बेटर यू हैव ऑल्सो, और हर पॉइंट के साथ आपको एग्जांपल देना है। सिंस सिंस एनजीओ सीधा सीधा आपके सिलेबस में मेंशन है, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है आपके पास एग्जांपल तो हो। देन इसके चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एनजीओज इन इंडिया। आईबी की रिपोर्ट, आईबी यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है, रेज कंसर्न दैट सम फॉरेन फंडेड एनजीओज में एडवांस वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, एग्जांपल ग्रीन पीस, एमनेस्टी कैंपेन्स अगेंस्ट पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो एफसीआरए का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली यहीं से आता है कि ये जो है कंसर्न रेज करते हैं एनजीओ। डाटा तो ये कहता है कि सिर्फ 1% एनजीओ ही प्रॉपर काम करते हैं, अदरवाइज सारे जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कैग हैज रिपोर्टेड इरेगुलरिटीज इन ग्रांट रिलीज टू सम एनजीओ अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स। Then funding problems, dependence on foreign funding has become difficult after the FCRA Amendment Act 2020. Example, Amnesty International India suspended operation in 2020 after its bank accounts were frozen. Too many regulation, poor coordination, तो इतना पढ़ के ही समझ आ जाएगा। आप यहाँ पे इसके बाद ये लिख दीजिए FCRA इनकम टैक्स एंड स्टेट लॉस, तो एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, poor coordination, NGO working in the same area often duplicates efforts instead of collaborating. Now challenges लिख दिया, अब we need to write way forward। एनजीओ के लिए एक कमिटी है, एस विजय कुमार, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दिए है, तो हम सीधा सीधा इसको ही वे फॉरवर्ड में पुट करेंगे। अगर आपको नहीं पता था तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके बाद आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अडॉप्ट
adopt outcome based funding linking grants to measurable social impact rather than expenditure, strengthen grassroots NGO through capacity building, training and technology support, promote transparency and accountability through regular audits, public disclosure and social audits. These are some of the recommendation. हो सकता है आपके पास पेज भी ना बचे, बट आई हैव गिवन द पॉइंट कि ये कमिटी भी है एनजीओ के लिए, ठीक है। लाइट रेगुलेशन ऑफ एनजीओ टू रिड्यूस देयर हरासमेंट, सीधा सीधा इनका टैगलाइन है। देन कंक्लूजन, एज राइटली emphasized by S. Vijay Kumar, effective development requires a partnership between the state and civil society. A whole of society approach driven by Jan Bhagidari can transform welfare delivery into sustainable public value. तो ये जो वर्ड है ना, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, जन भागीदारी, ठीक है, ये जुमलेबाजी आपको ना अपने आंसर में यूज करनी है, जिससे क्या होगा, आपके कंक्लूजन को एक अच्छा इंपैक्ट करेगा। खत्म होते होते आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा है, हमने बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, पर मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे कंक्लूजन भी लिखा जा सकता है। ऐसे थोड़ा कीवर्ड्स डाल के बहुत अच्छे से कंक्लूजन लिखा जाता है। आने वाले समय में हम इंट्रोडक्शन में भी कीवर्ड्स डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से नहीं है, ये 2025 यूपीएससी का GS1 का क्वेश्चन है। GS1 का क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िए। हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशंस, डिस्कस विद एग्जांपल, आंसर इन 150 वर्ड्स। इसका जो आंसर है मैं आपको दिखाऊंगा कि पेज पे कैसे लिखा जाता है यूपीएससी के स्टाइल में, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है और अच्छे से लिखना है। अभी आपको अच्छे पॉइंट नहीं लिखने, बस आपको अपना स्ट्रक्चर तैयार करना है। लिखते लिखते बहुत अच्छे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो 2 मिनट का टाइमर है आपके पास। वीडियो पॉज करके ब्रेनस्टॉर्म करिए और लिखने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं फिर। ये क्वेश्चन था, हाउ आर द क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइजिंग अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशंस, ये क्वेश्चन था। अब इसे मैंने खुद लिखा है, जस्ट टू गिव यू द हिंट कि कैसे लिखा जाता है। Although small island developing state contribute less than 1% of greenhouse gas emissions, but facing disproportionate consequences of climate change and sea level rising. यहाँ पे मैंने हल्का सा डाटा दिया है और एड्रेस करने की कोशिश करी है इस स्टेटमेंट को, है ना। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इमिशन स्मॉल आइलैंड नेशन बहुत ही कम रिलीज करते हैं, तो इसी को एड्रेस करने की कोशिश करिए। देन जैसे मैं आपको कहता हूं सीधा हेडिंग बनाने का, ठीक है, क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशन, देन अगेन पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और यहाँ पे फिर सीधा कीवर्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। फिर उसके बाद छोटी सी लाइन में इंटेंसिफाइंग इरेटिक साइक्लोन्स हिटिंग द कोस्ट, बहुत शॉर्ट्स में लिख दिया। देन एग्जांपल दिया, साइक्लोन मलिया हिट सोलोमन आइलैंड। देन उसके बाद कोरल ब्रीचिंग वाया ओशन वार्मिंग इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी,
मालदीव्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ। मैंने कुछ नहीं करा, ये हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, है ना। कोरल ब्रीचिंग वाया ओशन वार्मिंग इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, मालदीव्स, मैंने मालदीव्स का कोई स्पेसिफिक वो नहीं लिखा, बट मेरे को पता है मालदीव्स का कोरल ब्रीचिंग तो अफेक्ट होगा ही, वहां के रीफ का, और ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ का तो होना ही होना है। देन लाइवलीहुड लॉस इम्पैक्टिंग टूरिज्म, फिशरीज एंड एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, एग्रीकल्चर कैसे होगा, सॉल्ट वाटर इरोजन से अफेक्ट होगा। फिशरीज के लिए मैंने यहाँ पे एक एरो बना रखा है, फिशेस माइग्रेट और री रूट और चेंज डायरेक्शन। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बल्कि थोड़ा अलग ही लगेगा ये। देन अगेन हेडिंग बनाई मैंने, सी लेवल राइजिंग अफेक्टिंग देयर एग्जिस्टेंस। देन क्लाइमेट रिफ्यूजी, सपोज करिए ये आइलैंड है, तो यहाँ की जो कोस्टल कम्युनिटीज है, अगर अगर यहाँ पे सी लेवल राइज होगा तो ये अंदर जाएंगे ना, तो ये क्या हुआ, क्लाइमेट की वजह से अंदर शिफ्ट हुए, तो ये क्लाइमेट रेफ्यूजी हुए। परमानेंट इनंडेशन कैन ट्रिगर आउट माइग्रेशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेबल टेरिटरी। देन लैंड लॉस होगा, अब यहाँ पे लैंड लॉस भी तो हो रहा है। देन यहाँ पे किरिबाती कुड लूज अप टू 50 to 80% ऑफ मेजर अर्बन एरियाज बाय 2070 से लेके 2110, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को बिल्कुल ही एंड में ऐसे करके मार्क कर दिया, या हो सकता था मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को सीधा सीधा शुरू में ही पुट कर दूं ताकि एग्जामिनर देख ले फौरन ही। ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, अब सिंपल सा पॉइंट है, मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होगा वाया इंक्रीज कोस्टल फ्लडिंग एंड इरोजन। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है, अगर नहीं भी आता है तो ऐसे सिंपल पॉइंट लिखा जा सकता है। अब मैं तो कोई बहुत तुर्रम खा तो हूं नहीं, है ना, कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट याद आएंगे। पेपर पूरा ही करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो उसमें अगर नॉर्मल जनरल पॉइंट भी आते हैं, यहाँ पे आपने डाटा दे दिया तो इट्स ओके, डाटा दे दिया बहुत अच्छी बात है, तो अगला पॉइंट आप जनरल भी लिख सकते हैं, है ना। देन वे फॉरवर्ड, ये CBDR सब पढ़ते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, एक्सपेंड लॉस एंड डैमेज फाइनेंस कंसेशनल फंडिंग टू इंश्योर क्लाइमेट जस्टिस। अभी उसने क्वेश्चन में क्या था, दो पार्ट थे यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइजिंग, दोनों के मैंने पॉइंट दिए। अब क्या है, चैलेंजेस पे तो खत्म नहीं करना ना, प्रॉब्लम पे खत्म नहीं कर सकते हम, तो मैंने यहाँ पे दो ही वे फॉरवर्ड दिए, पर दिए जरूर है। CBDR करके दिया, ठीक है। देन कंट्रीज कॉपरेट टू अचीव UNFCCC टारगेट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 21st सेंचुरी एंड नेट जीरो बाय 2050, यही टारगेट है, इसको अचीव कर रहे हैं हम। फिर मेरे पास जगह नहीं बची, तो सिंपल ही मैंने दो लाइन में कंक्लूजन लिख दिया, एड्रेसिंग द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ऑफ आइलैंड नेशन इज ह्यूमैनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड ऑफ आर। तो आपने देखा कितने सिंपल तरीके से आंसर लिखा है। जैसे मैं बोलता हूं ना आपको कि आपको आ, मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना। मैं आपको बोलता हूँ ना कि आपको पहले तो पेपर देखते ही, क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए, मेरा इंट्रो ये होगा, ठीक है। मेरा बॉडी पार्ट में कितने बॉडी पार्ट बनेंगे, उसके मैं कितने पॉइंट लिखूंगा, देन बॉडी पार्ट 2 में कितने बनेंगे, और देन थर्ड वे फॉरवर्ड आएगा या नहीं आएगा, और कंक्लूजन। तो मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया कि क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइजिंग अलग अलग पूछा जा रहा है, तो मैं इसके अलग अलग हेडिंग बनाऊंगा। बॉडी 1 में क्लाइमेट चेंज एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, और बॉडी 2 में मैं सी लेवल राइज एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। देन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम से मेरा आंसर खत्म नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास जगह ज्यादा नहीं बची, तो मैं सिर्फ वे फॉरवर्ड लिख रहा हूं, पर लिख जरूर रहा हूं, और फिर कंक्लूजन लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसका मॉडल आंसर यही लिखा हुआ है सीधा सीधा। अब देखिए कितना कम लिखा हुआ है इसमें, है ना। अगर मैं आपको एनजीओ वाला दिखाऊं तो एनजीओ में कितना सारा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट पेपर पे नहीं लिखा जाएगा, कंटेंट इतना ही लिखा जाता है सिर्फ, इतना सा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंटेंसिफाइंग और इरेटिक साइक्लोन्स हिटिंग द कोस्ट, एग्जांपल साइक्लोन मेला हिट सोलोमन आइलैंड, सिर्फ इतना ही पॉइंट लिखना होता है। आप किसी का भी टॉपर का उठा के देखेंगे, इससे ज्यादा वो नहीं लिखने वाला, ठीक है। सी लेवल राइज का अलग दिया, उसके बाद वे फॉरवर्ड में सिर्फ दो ही पॉइंट लिख पाया मैं। देन कंक्लूजन भी बहुत सिंपल सा, एड्रेसिंग द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ऑफ आइलैंड नेशन इज ह्यूमैनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड ऑफ आ, ठीक है। अब इसकी PDF आप लिखने से पहले ही तैयारी सिंप्लीफाइड चैनल पे जाके
डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, वहां से भी आपको मिल सकता है। और कोई भी आंसर राइटिंग से दिक्कत हो आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, है ना। कोई भी क्वेरी के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं आपसे 2 क्वेश्चन के साथ।